नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि आप बीएचयू बीएससी मैथ 2021 की एंट्रेंस की तैयारी आप कैसे करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी मैथ का सिलेबस क्या होता है, इसके बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि कितनी सीट्स हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसकी कट ऑफ का ट्रेंड है, और साथ ही साथ ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होगी बीएससी मैथ 2021 की तैयारी की। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आपके मन में यह है कि हम बीएससी मैथ का एंट्रेंस कैसे निकालेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो सबसे पहले आपके पास कुछ ये स्टेप्स लिखे हैं। आपको पहले इन सभी स्टेप्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। जैसे 4 स्टेप्स हैं वैसे आपके 4 पार्ट में वीडियो होगा आपका। सबसे पहला पॉइंट है आपका यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन का मतलब आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जाम के बारे में कुछ आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक जानकारी से मेरा मतलब है कि जैसे आपको यह पता होना चाहिए कि क्या कट ऑफ रहती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कितनी उसमें सीट्स हैं, कितने एप्लीकेंट्स आते हैं, आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज यहां पर आती है, जब आपको यह पता चल जाएगा कि आपको इस एग्जाम के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, फिर आता है कि सिलेबस एंड ट्रेंड एनालिसिस। मतलब क्या सिलेबस क्या है आपका। ठीक है। आपको तैयारी करने के लिए पहले ये पता हो कि आपको पढ़ना क्या है, आपको वो चीज पता हो। दूसरा चीज आपको यह पता होना चाहिए कि किसका वेटेज ज्यादा, किसका कम है, किसमें मैं कितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूं, किसमें कम टाइम इन्वेस्ट करूं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर आपका आता है कि आप मान लीजिए आपको ये पता चल गया कि आपको पढ़ना क्या है, फिर बात आती है कि सर कहां से पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे स्टडी मटेरियल एंड स्ट्रेटेजी में। उसके बाद हम यहां पर आपसे बात करेंगे कुछ हॉट टिप्स की, मतलब ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जिसके मदद से आपका बीएससी मैथ का पेपर थोड़ा आसान हो सकता है आपसे। बाकी तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बीएचयू वर्ल्ड कुछ कोर्सेज को लेकर ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका बीए आर्ट सोशल साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ, बायो नर्सिंग, एलएलबी, बीएलएलबी। ठीक है। और फर्स्ट बैच का रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे आप अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे www.shikshaworld.com को विजिट करिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बात करें हमारे कोर्सेज में मिलता क्या है, तो यहाँ सब आप देख सकते हैं कि वीडियो लेक्चर से स्टडी मटेरियल की पीडीएफ सीट मिलेगी आपको, डाउट सेशंस होंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम आएगी प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन मिलेगा। ये सब हमारे कुछ कोर्सेज के फीचर्स हैं। आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की कि जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जाम। तो सबसे पहली चीज, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि क्या आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो आपका देखिए सबसे पहली चीज यहां पर 2 तरीके की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दूसरी एज से संबंधित। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके, तो देखिए जो लोग 12th में अपीयर हुए हैं इस बार, मतलब जो क्लास 12th में है या 12th पास हो चुके हैं, वो दोनों लोग इस पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। उसमें क्राइटेरिया ये है कि अगर आप 12th पास हैं या पास होने वाले हैं तो आपका 50% एग्रीगेट फिजिक्स केमिस्ट्री, यहां पर आप देख सकते हैं केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स मैथ आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, फिजिक्स मैथ आपका कंपलसरी। इसके अलावा प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें आपका केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब बेसिकली आपका फिजिक्स प्लस मैथ्स और प्लस कोई एक और सब्जेक्ट। ठीक है। वो आपका केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, इसका जो एग्रीगेट होगा वो आपका 50% होना चाहिए। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। 45% होना चाहिए ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए सिर्फ पास होना जरूरी है। ठीक है। ये बात आप समझ जाइए। अगली बात अगर हम लोग इसमें करते हैं, एज की क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो एज में क्या क्राइटेरिया यहां पर कि अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 22 ईयर्स होनी चाहिए। कब? 1 जुलाई 2021
को आपकी एज 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में 25 साल, एससी एसटी में 27 साल। ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं 1 जुलाई 2021 की, ठीक है। 1 जुलाई 2021 को आपकी एज इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगर आपको यह पता चल गया कि हम एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको फिर यह पता होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या है आपका। तो अगर हम पेपर की पैटर्न की बात करें तो आपका जो पेपर है वो 150 मिनट का होता है, मतलब आपका पेपर 2.5 घंटे का होता है। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 450 होते हैं, जिसमें आप एक करेक्ट आंसर पर आपको +3 मिलेगा। अगर आपका गलत आपने अटेम्प्ट किया तो उसमें -1 होगा। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो 0 मार्क्स मिलेंगे। जो आपके टोटल क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 150 हैं, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 मैथ्स, ठीक है। इस तरीके का आपका पेपर का पैटर्न होता है। अब चलिए, आपको अगर ये पता चल गया कि पेपर का पैटर्न क्या है, इसके बाद बात आती है कुछ आपको कि सीट्स कितनी होती है, एप्लीकेंट्स कितने हैं। इससे आपको थोड़ा सा कंपटीशन का अंदाजा मिल पाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो बीएससी मैथ का जो कोर्स है वो सिर्फ मेन कैंपस में चलता है। उसमें भी 2 चीजें, एक फैकल्टी इन मेन कैंपस और एक एमएमबी है। जो फैकल्टी इन मेन कैंपस है वो आपके बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, और जो आपका एमएमबी है वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। वही मैंने लिखा है मेन कैंपस, मतलब ये आपका एफएमसी से है। एफएमसी में जिसमें बॉयज गर्ल्स दोनों पढ़ सकते हैं, उसमें 573 सीट्स है, 573, और एमएमबी में आपके 96 सीट्स हैं। अगर हम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करें, मतलब कितने लोग हर साल लगभग फॉर्म भर रहे हैं, तो ये लगभग आपका 75,000 लोग जो हैं इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस लेवल की मेहनत करनी है, क्या आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। 75,000 में मुश्किल से 600 लोगों का सिलेक्शन होना है, तो उस हिसाब से आपकी मेहनत भी होनी चाहिए। अगर हम इसमें अगले पॉइंट की बात करें, अगला होना चाहिए आपको ये, देखिए अगला पॉइंट ये है कि चलिए आपको थोड़ा सा एक अंदाजा होना चाहिए कि कट ऑफ कितनी है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, कट ऑफ के बेसिस पे कभी भी हम लोग तैयारी नहीं करते हैं, क्योंकि ये कट ऑफ कभी भी ऊपर नीचे जा सकती है। अगर आपका पेपर टफ आ गया तो आपकी यही कट ऑफ जो होती है 20-25 नंबर घट भी सकती है। अगर यही पेपर आपका इजी आ गया तो यही कट ऑफ आपकी 10-15 नंबर बढ़ भी सकती है। लेकिन तब भी आपके पास एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि लगभग कट ऑफ क्या रहती है। अगर हम ऑन एन एवरेज 5-6-7 सालों का एवरेज निकाल लें तो क्या कट ऑफ रहती है। तो अगर हम जनरल कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो लगभग 200+ सिक्योर होता है। ईडब्ल्यूएस आपका 190+, ओबीसी आपका 185 से 190+, एससी 110+, और एसटी 90+। मैं ये भी बता रहा हूं कि इससे कम पे भी सीटें मिली हुई हैं, इससे ज्यादा पर भी सीटें मिली हुई हैं। मैंने एक एवरेज कट ऑफ बताया, किसी एक पर्टिकुलर ईयर का कट ऑफ नहीं बताया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2018 में आपका पेपर जो था वो काफी टफ आया था, जिसकी वजह से ये जो जनरल की कट ऑफ थी वो 173 थी। आप सोच लीजिए 27 नंबर कट ऑफ जो है वो नीचे है। इस बार का पेपर आसान है, इसलिए उम्मीद लगाई जा सकती लगभग कट ऑफ आपकी 205 के राउंड आने की उम्मीद है। अभी तक थर्ड लिस्ट आई है जिसमें आपकी जो कट ऑफ है वो आपका 214 तक गया है, ठीक है। तो इसलिए आप कुछ कह नहीं सकते हो, पेपर के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है, और डिपेंड करता है कि उस साल एप्लीकेंट्स कैसे हैं, पेपर को अटेम्प्ट कैसे किए हैं, ठीक है। तब भी एक आप जनरल आइडिया यहां से आप बना सकते हो अपना। अगली अगर हम बात करते हैं, आपके जनरल इंफॉर्मेशन आपका यहां पर खत्म होता है कि आपको ये पता चल गया कि आप एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं, एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका सीट्स कितनी है, कट ऑफ कितना है, बेसिक जानकारी आपके पास हो गई, ठीक है। अब बात आती है कि सर ठीक है, मुझे पता चल गया कि मैं एग्जाम के बारे में मुझे बेसिक जानकारी हो गई। अब बताइए सर कि हम क्या पढ़ेंगे और किसका वेटेज ज्यादा किसका कम है, ये चीज बताइए। देखिए इसका मतलब आपको सिलेबस के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। देखिए इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो जो आपका सिलेबस होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का जो क्लास 11th, जो आपके क्लास 11th और क्लास 12th का जो आपका सिलेबस होता है, 11th और 12th का जो आपका सिलेबस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, वही होता है इन जनरल अगर हम बात करें। लेकिन आपको बीएचयू वर्ल्ड पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के इंडिविजुअल सिलेबस के वीडियोस जाएंगे, जिसमें बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे, हम आपको बताएंगे कि उस चैप्टर में बेसिकली एरिया ऑफ क्वेश्चन कहां से पूछता है, मतलब बीएचयू का ट्रेंड क्या है कि वो चैप्टर से कहां से क्वेश्चंस वो ज्यादा पूछ रहा है, ताकि कम से कम आप उस पोर्शंस को मिस नहीं करेंगे। तो अगर हमें सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की जानकारी होगी तो हमें यह पता चल जाएगा कि एरिया ऑफ क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन वो कहां से पूछ रहा है।
दूसरा जो मैंने लिखा है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है कि आपको यह पता होना चाहिए कि पिछले सालों में किस चैप्टर को उसने कितना वेटेज दिया है। फिलहाल इसके लिए मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, बीएचयू का कोई ट्रेंड नहीं होता है। बीएचयू कभी भी किसी पोर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे देगा, जैसे केमिस्ट्री के पेपर में वो ऐसा करेगा कि ऑर्गेनिक भर देगा, फिजिकल भर देगा और दूसरा पोर्शन एकदम गायब कर देगा। तो इनका ट्रेंड नहीं होता, लेकिन तब भी आपको एक जनरल ट्रेंड पता हो, कम से कम आपको ये तो पता हो कि कम से कम जो जिससे लगातार क्वेश्चन 4-5-6 सालों से आ रहे हैं, कम से कम आप उसको छोड़ के तो ना ही जाएं। ठीक है, इसके लिए आपको ट्रेंड एनालिसिस पता होना चाहिए, आपको वेटेज पता हो। वेटेज पता होने से आप दो काम कर सकते हैं। पहला, आपको यह पता चल जाएगा कि इसमें मुझे कितने डिटेल तक पढ़ना है। अगर आपको यह पता चलेगा कि इसको मुझे डिटेल में पढ़ना है या डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है, किसमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, ये सब चीजें आपको ट्रेंड एनालिसिस से पता चल जाएंगे। बात आती है कि सर आप बताइए क्या है सिलेबस। एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ तीनों के इंडिविजुअल वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपका सिलेबस का एक एक चीजें डिस्कस होंगी। सिलेबस और ट्रेंड एनालिसिस के बारे में पूरा आपको कंप्लीट जानकारी उसमें दी जाएगी। ठीक है, एक बात और होती है, अगर हमें ट्रेंड एनालिसिस पता होगा तब हमें यह पता होगा कि हमें किस टॉपिक को प्रायोरिटी देनी है, और सिलेबस को अच्छे से जानकारी होना यह बहुत जरूरी है कि आप जो तैयारी करें वो सीक्वेंशियल वे में करें। ऐसा भी होता है कई बार कि आप, जैसे केमिस्ट्री की बात करूं, आप केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ोगे, बाकी आप सब कुछ रटते रहोगे, कोई मतलब नहीं, आपकी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही खत्म है अगर आप केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ते हो। तो एक सीक्वेंस पता होगा, आपको यह पता होगा कि किसको पढ़ना जरूरी है, तभी आप दूसरे चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो ये सब बातें होती हैं, आप वीडियो देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। इसके बाद आती है कि बात सर ठीक है, पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है, लेकिन सर कहां से पढ़ें ये बताइए, क्या हमारा स्टडी मटेरियल क्या होगा। स्टडी मटेरियल दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो आप मान लीजिए कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए। दूसरा हो सकता है कि आप बुक से पढ़ना चाहते हैं। मैं दोनों की बात करूंगा। अगर आप मान लीजिए कि आप कोचिंग को प्रीफर करते हैं, ठीक है, तो कोचिंग में तो मैं तो सिर्फ अपनी बात कर सकता हूं कि अगर आप हमारे यहां इनरोल्ड है तो आपको किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं है। हमारे वीडियो लेक्चर्स, हमारे पीडीएफ सीट्स, इन सभी को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। लेकिन बात आती है कि अगर हम सर बुक से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बुक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की इंडिविजुअल आपको अलग अलग बुक्स हैं, मैं आपको कुछ बता देता हूं आपको। बुक्स में अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, फिजिक्स में आप एनसीईआरटी से नहीं पढ़ पाएंगे, एनसीईआरटी से आप नहीं समझ में आएगा आपको। मैं बता रहा हूं, अगर आप थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों अच्छा करना चाहते हैं तो बुक आती है एसएल अरोड़ा। जानते होंगे जितने लोग भी 12th 11th, अगर 12th में है तो आप जरूर जानते होंगे इस बुक के बारे में। तो एसएल अरोड़ा प्रिफर करिए, अच्छा रहेगा। वैसे बुक की एक वीडियो जाएगी जिसमें डिटेल में बात की जाएगी, लेकिन मैं एक जनरल आइडिया आपको दे देता हूं। केमिस्ट्री में मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज, केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी माई बाप है, लेकिन सब कुछ एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे ये भी पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या होता है, जो कुछ चैप्टर्स होते हैं ऐसे कॉन्सेप्चुअल्स, वो एनसीईआरटी में इतना इलाबोरेट करके नहीं लिखा जाता है, तो उसके लिए आपको कुछ साइड बुक्स रिफर करनी पड़ती है, जिसमें आप प्रदीप हो गया, एबीसी हो गई, बस एक्सप्लेनेशन के लिए, पढ़ना नहीं वहां से पूरा। अब जैसे केमिस्ट्री में भी अलग अलग बातें होती है, जैसे अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको एनसीईआरटी से इधर उधर नहीं जाना है। फिजिकल में भी बस एनसीईआरटी के इर्द गिर्द रहिए, कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आएंगे तो उसको साइड बुक से पढ़ लीजिए। लेकिन अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको साइड बुक पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो आप एनसीईआरटी से डायरेक्ट पहली बार में पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से नहीं करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप एनसीईआरटी करिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स करिए, उसकी बात मैं आगे करूंगा, उतना ही सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, अगली बात करें अगर हम लोग मैथ्स के लिए, तो देखिए मैथ्स में एनसीईआरटी बहुत बेसिक है, वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते ही नहीं है। आपके पेपर में मैथ्स के थोड़े एडवांस क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए आपको जो एक आर डी शर्मा की, ध्यान दीजिएगा, आर डी शर्मा की बुक नहीं मैं कह रहा हूं, आर डी शर्मा की ऑब्जेक्टिव वाली जो बुक आती है, आप अमेजन पे जाएंगे, कहीं पर फ्लिपकार्ट पे देखेंगे, आर डी शर्मा की ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं, थ्योरी भी काम भर की है। आप वहां से चाहें तो आराम से मैथ प्रीफर कर सकते हैं। बाकी और भी डिटेल बात कर सकते हैं, इसमें अलग अलग पोर्शन, अलजेब्रा की अलग, ट्रिग्नोमेट्री की अलग, कोऑर्डिनेट के लिए कौन से बेटर है, सारी वो सब बातें डिटेल में हो सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर उसको करने का मतलब है वीडियो जबरदस्ती खिंच जाएगा। मैंने आपको मोटा मोटा बुक के बारे में बता दिया, आप इतना करेंगे तब भी बहुत है।
बहुत से लोग इतने ही पढ़ के निकालते हैं पेपर। चलिए ठीक है, पता चल गया सर कि कहां से पढ़ें। ठीक है सर, अब पढ़ेंगे कैसे हम? पता चल गया मुझे सिलेबस क्या है, क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करना है, लेकिन सर क्या हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी पढ़ने की? पढ़ने की स्ट्रेटेजी सबसे पहली चीज ये होती है कि दो चीजें होती है। सबसे पहला आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि आपको किस में ज्यादा समय देना है, किस में कम समय देना है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा। आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना, मैथ्स पढ़ना, मतलब पढ़ना आपको तीनों है, लेकिन उसमें भी आप सीक्वेंस डिसाइड करिए। उसमें दो तरीके से आप करेंगे। पहला चीज कौन ज्यादा स्कोरिंग है और आप किसमें कंफर्ट जोन में हैं। अब ऐसा भी ना हो कि आप कंफर्ट जोन जिसमें है वो स्कोरिंग ही नहीं है। मेरा कहने का साफ मतलब है मैथ्स से। मैथ्स का जो आपका पेपर होता है उसके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो विद इन टाइम आपसे नहीं होगा, क्योंकि बहुत एग्जाम जो है आपका 2.5 घंटे का होता है और सबके 50-50 क्वेश्चन है। अब मान लीजिए कि मैथ्स आप पढ़ रहे हो, अब जैसे कि मान लीजिए बात मैं करता हूं सीधे मैथ्स में, जैसे मान लीजिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, कोई पता नहीं कि किस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं बताइए। अब आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पे 1 महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या मतलब उस चीज का? तो आपको थोड़ा सा ये पता हो कि सब्जेक्ट की प्रायोरिटी डिसाइड करिए। जो मेरे हिसाब से लगता है मुझे, जो स्कोरिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, वो आपका है केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन मैथ्स। ये आपका अपना इंडिविजुअल होगा, ये अलग हो सकता है, लेकिन ये जान लीजिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग केमिस्ट्री है, देन फिजिक्स है, देन मैथ्स है। ये आप जान लीजिए, ठीक है। पेपर इसी तरीके का आपका रहता है। दूसरा चीज, आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर के टॉपिक्स की भी प्रायोरिटी आपको पता होनी चाहिए। किसको आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, किसमें कम करना है, ये आपको ट्रेंड एनालिसिस से पता चलेगा। और दूसरी चीज, जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जो जिनके वजह से काफी चैप्टर्स लिंक्ड हैं, उसको मत छोड़ा करिए, नहीं तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट की और टॉपिक की प्रायोरिटी आप डिसाइड कर लेंगे। और तीसरी चीज ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ेंगे नहीं। आप टॉपिक्स बेशक छोड़ सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट का छोड़ देंगे तो अब फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्या पता किसी साल किसको इजी टफ कर दे पेपर में, ठीक है। तो पढ़ना तीनों जरूरी है। तो पहली चीज ये हो गई कि स्ट्रेटेजी में कि आप थोड़ा सा प्रायोरिटी और सीक्वेंस डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद पढ़िए अपना, ठीक है। दूसरी चीज स्ट्रेटेजी में है, कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है कि हम थ्योरी पोर्शन में लगे हुए हैं तो उसी को पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आपको थ्योरी के साथ साथ, कॉन्सेप्ट को सीखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन ही आएगा पेपर में सॉल्व करने के लिए। जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उससे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को प्रैक्टिस करिए। अब मैं बात करूंगा इसमें, अभी आपके प्रैक्टिस की बात आएगी, मैं वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा एनालिसिस के साथ मैंने ये स्लाइड आपके लिए तैयार किया हुआ। आपको एक स्लाइड दिख रही है, लेकिन इसके लिए मुझे कम से कम 20-25 पेज में इसकी एनालिसिस करनी पड़ गई थी। इसके बारे में आपको बताता हूं क्या है। बात होती है कि मान लीजिए मैं इतनी देर से कह रहा हूं कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स हैं वो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के तीनों के आपके टॉपिक्स बता दिया कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपके पेपर का 70% निकल जाएगा। 70% आपके पेपर का इन्हीं सबसे आता है, 60 से 70% इन्हीं टॉपिक से आता है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के मैंने सारे टॉपिक्स लिख दिया है। सिलेबस में इनकी सबकी चर्चाएं होंगी, लेकिन मैं आपको यहां पे एक साथ बता देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर आप प्रीवियस के 4-5 सालों के एनालिसिस कर लीजिएगा खुद से पेपर उठाकर, इन्हीं 10 होने को तो आपके 30-35 टॉपिक्स हैं, आपके 30-35 चैप्टर्स हैं आपके केमिस्ट्री में, लेकिन इसी 10-11 टॉपिक से 60% से 70% क्वेश्चन जो है सिर्फ इसी से आता है। 50 में 30-35 क्वेश्चन सिर्फ इतने चैप्टर से आपके पेपर में आ रहे हैं। तो सोच लीजिए कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आप सभी लोग इन टॉपिक्स को देख लीजिए। ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज्यादा रिपीट, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इन सबसे आते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने इनको लिखा है हॉट टॉपिक्स, ठीक है। गलती से भी आप इन टॉपिक्स को छोड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ टिप्स की, जो कि आपको पेपर को इजी बना देगा, ठीक है। जो आपको टफ लगता है वो काफी इजी हो सकता है।
स्टेप वाइज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें प्रैक्टिस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मैथ्स का पेपर देने जा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब सॉल्व करने वाले थे, सबकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। सर ठीक है, पता चल गया कि प्रैक्टिस करना, कहां से करें सर प्रैक्टिस? हम कौन से बुक से प्रैक्टिस कर लें? प्रैक्टिस के लिए देखिए मैं बता रहा हूं, सबसे पहली चीज सब्जेक्ट वाइज ही डिपेंड करता है। जैसे आपके केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के अलावा क्वेश्चंस इधर उधर किसी बुक से लगाने का कोई अर्थ नहीं है, ठीक। अब केमिस्ट्री में भी जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसमें बस आप एनसीईआरटी का थ्योरी पोर्शन कर जाते हैं तो क्वेश्चन लगाने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज बात आती है कि जैसे आप फिजिक्स है तो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, मैंने बुक बता ही दिया आपको। ऐसे ही मैथ्स में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, उसके लिए मैंने भी आपको बुक बता दिया है। अब जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी प्रैक्टिस टाइम बाउंडेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप एक क्वेश्चन को आधे आधे घंटे में सॉल्व कर रहे हैं, पता है कि आपको 1-2 मिनट में करना है, तो आप घर पे जब बैठ के कर रहे हैं तो 4-5 मिनट में उस क्वेश्चन को करिए। थोड़ा सा ऐसा करिए कि 1 घंटे में 20 क्वेश्चन का टारगेट, 30 क्वेश्चन का टारगेट, इस तरह बनाकर ही पढ़ाई करिए। ऐसा ना हो कि लेके बैठ गए 20 क्वेश्चन तो उसको आराम से 4 घंटे में सॉल्व कर रहे हैं, ये चीज मत करिएगा। टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करिए। तो क्वेश्चंस आप एक तो हो गया बुक से कर सकते हैं, दूसरा चीज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब बात आती है सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ बीएससी मैथ के नहीं करने हैं आपको। अगर आपकी केमिस्ट्री का आप पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में आप बीएससी बायो, बीएससी एजी, बीएससी मैथ तो आपको करना ही करना है, लेकिन बीएससी एजी और बीएससी बायो का भी कर सकते हैं। अगर खुद एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि बीएससी बायो के क्वेश्चंस बीएससी मैथ में बहुत रिपीट होते हैं। 2016 को उठा के 2018 में डालता है, 2017 के 2020 में डाला, 2020 का आपस में ही आप देखेंगे सेम क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो बहुत जरूरी है कि आप इनके भी प्रीवियस ईयर करें। सर कहां तक के प्रीवियस ईयर करें? प्रीवियस ईयर जो है आप 2014, 2015 से लेकर 2020 तक का कर सकते हैं। उसके पहले मत जाइएगा, इररेलेवेंट पेपर्स होते हैं, मतलब इररेलेवेंट आज के सेंस में है, जो आज के पेपर्स आते हैं वो उसके कंपैरिजन में इररेलेवेंट हो जाएंगे। तो 2014-15 के बाद से ही करिएगा। सर बस इतना सफिशियंट है? नहीं सफिशियंट है। आप बुक की प्रैक्टिस नहीं करेंगे चल जाएगा, लेकिन जो अगली बात बता रहा हूं उसको जरूर करिएगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, किसके? मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के। आप कहोगे सर तो जेई का एग्जाम कहां से आ गया? आ जाता है। जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज इट इज रखे जाते हैं। वो कहां से कहां तक के सर? वो सन 2000, सन 1996 वहां का भी रख देगा ये क्वेश्चन। और आप इसका मैं कभी वीडियो बना के आपको दे दूंगा कि आपको एग्जांपल दूंगा कि कितने क्वेश्चंस एज इट इज रखे जाते हैं आपके पेपर में। तो जेई मेंस और इसके साथ साथ बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स होते थे, मतलब जैसे कहीं कहीं के स्टेट के इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते थे, जैसे मतलब जहां जहां फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछी गई है आज तक, कहीं कभी जैसे यूपीटीयू का होता है, अब उसको एकीटीयू कहा जाता है, उसके एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ऐसे अपने अपने स्टेट के जो इंजीनियरिंग लेवल के एग्जाम्स होते हैं, इन सभी के प्रीवियस ईयर आप नेट पे ढूंढेंगे, सब मिल जाएगा आपको। आप प्रैक्टिस करें, जो भी टॉपिक पढ़िए एक बार देख लीजिए। क्वेश्चंस कोई टफ नहीं होते हैं, लेकिन इनकी एक आदत है, ये क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इधर उधर के, सिर्फ जेईई मेंस के नहीं, इधर उधर सबको मिक्स करके ये पेपर बनाते हैं। कोई नया क्वेश्चन नहीं आता है, सारे क्वेश्चंस जो होते हैं आपके कहीं ना कहीं से उठाए गए ही रहते हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने आप प्रीवियस ईयर कर सकते हो बेस्ट है आपके लिए। बुक कम करोगे चलेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर छोड़ के जाएंगे तब नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगली बात तो ये हो गई, चलिए ठीक है सर प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छी बात है। सर बस प्रैक्टिस करने से हो जाएगा पेपर? नहीं, पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी। यहां पर आपको 2.5 घंटे को आप कैसे मैनेज करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी तैयारी से ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट है। इन सब की बातें में जब एग्जाम नजदीक आएगा तो बहुत डिटेल में की जाएगी, लेकिन बेसिकली मैं आपको बता दे रहा हूं कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना हो, उसके लिए आप तैयारी कैसे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसा आप पेपर को देख के पहले समझिए कि कौन स्कोरिंग और कौन सा कंफर्ट जोन है आपके लिए, उसके हिसाब से आप तैयारी में उतना समय दीजिए उस चीज को, ठीक है। वही चीज मैं कर रहा हूं। अब जैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूं, बीएससी मैथ की थोड़ी सी बहुत ये एक्चुअलिटी है कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा कौन से क्वेश्चंस आप छोड़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 क्वेश्चन में अगर आप सही 70-75 क्वेश्चन कर देंगे तो अच्छी रैंक से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कितने क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं? 75-80 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने हैं सिर्फ, लेकिन ये चीज आपको पहले एनालिसिस करनी पड़ेगी। सर हमें कहां छोड़े क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन छोड़ना है, किन टॉपिक्स को छोड़ना है, ठीक है। ये सब भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, सब कुछ यहीं पर हम नहीं बता सकते हैं,
ठीक है, आगे हमसे आप जुड़े रहेंगे, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीएससी मैथ में सिलेक्शन के लिए। दूसरा चीज है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसकी प्रॉपर नोट्स आप जरूर बनाते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में जब आप रिवीजन करने जाएंगे आपके पास 100 चैप्टर्स होंगे। 100 चैप्टर के अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो निश्चित तौर पे आप बुक पे टिक भी किए रहेंगे तो पढ़ नहीं सकते बुक, क्योंकि वो एक आपके मेंटल प्रेशर आ जाएगा कि अभी तो इतना मोटी बुक है, कैसे पढ़ेंगे, नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, नहीं तो फिर सिलेक्शन तो रुकना ही रुकना है निश्चित तौर पे, क्योंकि लास्ट के 1 महीने का रिवीजन ही सब कुछ मैटर करता है। तैयारी आपने क्या किया वो तो बहुत मैटर करता है, लेकिन लास्ट का 1 महीने रिवीजन अगर आपने खराब कर दिया सब खत्म हो जाएगा। तो प्रॉपर नोट्स स्टार्टिंग से ही बनाते रहिएगा। रिवीजन सीधी सी बात, आप पढ़ते जाएंगे भूलते जाएंगे, इसीलिए आप रिवीजन बनाइए। मैं रिवीजन के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन रिवीजन में क्या होता है कि आप डेली बेसिस, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पे अपना रिवीजन रखिए, कि दिन भर का जो पढ़ा हुआ है उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए आधे घंटे में, हफ्ते का भर पढ़ा हुआ 1 दिन में रिवीजन कर लीजिए, और पूरे महीने का पढ़ा हुआ 2 दिन में रिवीजन कर लीजिए। इससे आप कुछ भूलेंगे नहीं। 5 टॉपिक्स कम पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे कम से कम उसके क्वेश्चंस तो आप कर पाएंगे। और लास्ट में आता है प्रॉपर टाइम टेबल। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप पढ़िए, उसका एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाए रखिए। टाइम टेबल बनाना बड़ी बात नहीं है, टाइम टेबल को फॉलो करना बड़ी बात है। तो प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन पे भी फोकस करेंगे तभी आपका कुछ हो पाएगा। तो ये कुछ आपके हॉट टिप्स थे मेरी तरफ से, जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी, जिसमें मैंने आपको बेसिक से लेके एग्जाम के बारे से लेके और फिर इसमें आपको कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं आपको वो सब भी मैंने बता दिया। जो मैं स्लाइड आपको दिया था हॉट टॉपिक्स वाला, उसका आप स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा और उसको आप खुद से पिछले 4-5 साल पेपर से एनालिसिस करके देखिएगा कि आपके पेपर का 60-70% सिर्फ उसी 30 टॉपिक से आ रहा है। 100 टॉपिक्स हैं आपके लगभग टोटल, लेकिन 30 टॉपिक से 60% का पेपर आ रहा है। बहुत बड़ी एनालिसिस है, उस पर आप फोकस करिएगा। तो ये सब बातें थी, मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता दिया, बाकी आप उसको फॉलो करिएगा। ऑनलाइन कोर्स से भी हमारे जुड़ सकते हो, उसके बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे। आगे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।